संभल में गोली कौन चला रहा था? संभल में कौन सीसीटीवी को निशाना बना रहा था? पुलिस पर पत्थर कौन कौन चला रहा था? पुलिस एक गुनहगार की अब पहचान में जुट गई है। यूपी पुलिस 3 दिन से ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पहले संभल हिंसा में पुलिस को टारगेट पर लिया गया और अब सोशल मीडिया पर एंटी पुलिस नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन आज पुलिस ने एक फुटेज दिखाया जिससे पूरा का पूरा नैरेटिव बदल गया। संभल की सच्चाई ड्रोन और सीसीटीवी फुटेज से सबके सामने आ चुकी है। यकीन मानिए, संभल में जो कुछ 24 जून को हुआ वो यकीनन डराने वाला है। संभल में हिंसा के लिए हथियार कहां से आए? संभल हिंसा प्लान कहां और कैसे बनाया गया? संभल हिंसा के वक्त ग्राउंड पर लीडर कौन था? संभल हिंसा से जुड़े 3 सबसे अहम सवाल हैं और 3 दिन में पुलिस ने इन 3 सवालों को 80% सॉल्व कर लिया है। नकाबपोशों की पहचान भी हो गई है, मास्टरमाइंड का पता भी चल गया है और अब पुलिस संभल हिंसा के गुनहगारों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। संभल में पुलिस और प्रशासन के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई। मीटिंग संभल से बाहर किसी सीक्रेट लोकेशन पर हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में संभल के डीएम, एसपी, एएसपी, डीआईजी और मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह मौजूद थे। तीनों गलियों में पहले से मौजूद थी। पहले से ईंटों का इंतजाम कर लिया गया था। ईंट यहां पर इतनी सारी कहां से आई? जो देसी पिस्टल जिससे बताया जा रहा है कि फायरिंग की गई, वो दंगाइयों के पास कहां से आया, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए इस बात की भी जांच की जा रही है कि जिस तरीके से भीड़ यहां पर पहले से मौजूद थी, उन्होंने हिंसा की और उस हिंसा में देसी तमंचे का भी इस्तेमाल हुआ, को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट लगातार कर रही है। और यही वजह है कि संभल जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, यहाँ के डीआईजी हो या फिर मुरादाबाद कमिश्नर हो, आज सुबह से सभी संभल से बाहर एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। इस बड़ी मीटिंग का मकसद यह बताया जा रहा है कि दंगाइयों के चेहरे, क्योंकि यहां पर इंटरनेट सेवा बाधित है, कहीं बाहर बैठकर सबूत जो है, चाहे वो टेक्निकल सबूत हो, कैमरों की फुटेज हो, कैमरों की फुटेज में जो नकाबपोश चेहरे हैं उनकी पहचान करने का काम हो, एक बड़े एक्शन प्लानिंग की तैयारी जो है इस वक्त पुलिस कहीं बाहर कर रही है, एक बड़ी मीटिंग कर रही है ताकि इन दंगाइयों को सबक सिखाया जा सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। संभल में जो कुछ हुआ उसका मोटिव सिर्फ सर्वे को रोकना नहीं था। संभल में प्लान कुछ बड़ा करने का था, कुछ ऐसा करने का था जिससे संभल से एक नया और बड़ा एग्जाम्पल सेट हो। यह संभल दंगे का सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब है। इसमें जो काले रंग की शर्ट पहने हैं उसके हाथ में बंदूक है और वो पुलिस पर गोली चला रहा है। आपको दिखाएं कि इस तरीके से जो बुलेट के निशान हैं, ये इलाका है बिल्कुल जो शाही मस्जिद है उसके पास कोट गरबी ये इलाका है संभल में। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो शटर पर इस तरीके के बुलेट के निशान ये बताए जा रहे हैं, यानी कि दंगाइयों ने क्या ऊपर से फायरिंग की या सड़क से फायरिंग की, ये भी जांच का विषय है। पुलिस इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी मस्जिद के ऊपर से, क्योंकि सर्वे टीम और पुलिस की टीम जब यहां पर मौजूद थी, तो जब दंगा हुआ तो पुलिस ने ड्रोन कैमरा उड़ाया। ड्रोन कैमरे में भी कुछ नकाबपोश हमलावर कैद हुए हैं जिनके चेहरे ढके हुए थे, जिससे यह लगता है कि चेहरा ढककर दंगाई प्री प्लानिंग के तहत यहां पर पहुंचे हुए थे। हमारे पास संभल दंगे की कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो फुटेज मौजूद है। यह वीडियो पुलिस के ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। संभल में 24 नवंबर को कौन क्या कर रहा था, सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है। ये चारों वीडियो फुटेज संभल के शाही मस्जिद के उन 3 गलियों की है
जिन 3 गलियों से पुलिस और सर्वे टीम को टारगेट किया जा रहा था, नकाबपोश बदमाश पुलिस और मस्जिद पर पत्थर चला रहे थे। इस इलाके का नाम कोट गरबी है। जो पहला वीडियो है, इसमें एक तरफ गली में पुलिस है, दूसरी तरफ पत्थरबाज है। पत्थरबाज पुलिस पर दनादन पत्थर चला रहे हैं और पुलिस पत्थरबाजों से बचने की कोशिश कर रही है। जब गली में पुलिस को टारगेट पर लिया जा रहा था, तब मस्जिद की छत पर सर्वे की टीम भी मौजूद थी। जो दूसरा वीडियो है, इसमें मस्जिद के सामने वाली तीनों गली साफ साफ दिख रही है। सबसे ज्यादा भीड़ मस्जिद के सामने वाली गली में है। जितना ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, सिर्फ नकाबपोश पत्थरबाज ही दिखे। तरफ ये 3 सड़कें हैं। सामने की तरफ ये रास्ता जाता है और जो मस्जिद की तरफ रास्ता आता है, दोनों तरफ भीड़ मौजूद थी। इसके अलावा कोट गरबी वाली ये जो जाने वाली ऊंचाई की रोड है, यहां पर भीड़ मौजूद थी। पुलिस यहां पर एहतियात के तौर पर पहले से थी, क्योंकि सर्वे होना था, कोर्ट का नोटिस था, कोर्ट का आदेश था। सामने वाली गली में भीड़ पत्थरबाजों की आती हुई दिख रही है। मुंह पर मास्क और हाथ में पत्थर लेकर आती है। कोई बाइक तोड़ने में लगा हुआ था, कोई कार पर पत्थर चला रहा था। मस्जिद पर जब सर्वे चल रहा था, उस दिन यहां पर अचानक से पथराव हुआ। पथराव के साथ ही अभी भी आप तस्वीरें देखेंगे कि जो पिछला हिस्सा है इस मस्जिद का, हालांकि जो सर्वे टीम थी वो इसके फ्रंट गेट से अंदर गई थी और जब सर्वे हो रहा था तो तीनों गलियों से भीड़ इकट्ठा होकर यहां पर पहुंची और उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। और पथराव की जो तस्वीरें हैं वो अभी भी आप देख सकते हैं, दीवार पर इस तरीके से अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ये जो सड़कों पर कालिक आपको नजर आ रही है, जो दंगाई थे उन्होंने यहाँ पर कई गाड़ियों में, बाइकों में, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी थी और ये कालिक उसका सबूत है कि किस तरीके से यहाँ पर हिंसा फैलाई गई थी। इस पूरे हिंसा की जो घटना हुई है, इस पूरे मामले के अंदर 4 लड़कों की मौत हुई है। सबकी उम्र 17 से 20 साल के आसपास की है। 4 लोगों की मौत हुई है और ये बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि पुलिस ने रबड़ बुलेट से फायर किया था, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें किसी देसी तमंचे से गोली लगने की बात कही जा रही है। जो बुलेट का बोर है वो पुलिस की पिस्टल का नहीं। तीसरे वीडियो में एक तरफ पत्थरबाज पुलिस को टारगेट पर ले रहे, दूसरी तरफ संभल की गलियों में हिंसा फैलाई जा रही थी। पुलिस दंगाइयों के बीच फंसी हुई है। संभल हिंसा से जुड़े अब तक 16 वीडियो फुटेज पुलिस जारी कर चुकी है। पहले 12 वीडियो और अब नए 4 वीडियो पुलिस ने जारी किए हैं। पुलिस इन्हीं पत्थरबाजों की पहचान में जुटी है। संभल में पुलिस सिर्फ ड्रोन कैमरे को ही नहीं खंगाल रही है। पुलिस ने कोट गरबी इलाके के हर इलाके में सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है। एक एक कैमरे को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने संभल हिंसा का एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भी पुलिस पर पत्थर चलाया जा रहा है। बच्चे और जवान सब इसी काम पर लगे हैं। कुछ चेहरे पर मास्क लगाकर आए थे, कुछ लुंगी पहनकर आए थे। कुछ तो नकाबपोशों की भीड़ देखकर इतने जोश में आ गए थे, बिना मास्क के ही पत्थर चलाने लगे। पुलिस ने सबको रडार पर ले लिया है। ये संभल हिंसा में दर्ज हुई पुलिस के एफआईआर की कॉपी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि संभल में जब सेकंड राउंड का सर्वे हो रहा था, तब 700 से 800 लोगों की भीड़ एक राय होकर आई थी, घातक हथियारों से लैस होकर आई थी। संभल में सिर्फ हिंसा नहीं हुई, पत्थर और गोलियां ही नहीं चली, सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए आगजनी नहीं हुई, सब कुछ भीड़ ने अपना चेहरा छिपाकर अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। पुलिस के एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस को टारगेट पर लिया गया है। पत्थरबाजों ने पुलिस से पिस्टल छीनने की कोशिश की। पत्थरबाज पिस्टल नहीं छीन पाए तो मैगजीन लूटकर फरार हो गए। जब भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर रही थी, तब पत्थरबाजों ने टीयर स्मोक के 2 बैग लूट लिए। इसमें 29 टीयर स्मोक सेल थे। सिपाही पंकज कुमार से 25 ब्लैंक कारतूस और 25 रबर बुलेट लूट लिए गए। सिपाही राजपाल सिंह के साथ पत्थरबाजों ने पहले मारपीट की और फिर लूटपाट। सिपाही से दंगाई कारतूस से भरा बैग लूटकर भागे। इस बैग में 12 बोर के 15 राउंड कारतूस मौजूद थे। इसमें जो मौजूदा सांसद हैं उनका नाम आया, क्या उनके समर्थकों ने भी गोली चलाई, ऐसी बात सामने आ रही है? उनकी तरफ से जो है ज्यादा चीजें। देखिए,
मेरी बात कल भी आपसे हुई थी। हम गोली क्यों चलाएंगे? हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। हमारा विरोध है, लड़ाई नहीं है। लड़ने के लिए हम पुलिस से अगर हम अगर पुलिस से भी जीत जाएं तो फौज है कि हम कहाँ होंगे, सबके सब खत्म हो जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा कोई भी, चाहे किसी भी पक्ष का हो, कोई पुलिस से नहीं लड़ सकता है। अगर लड़ता है तो उसकी हिमाकत है। संभल हिंसा को एक्शन का रिएक्शन बताया जा रहा है। हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि संभल में न तो अचानक से सर्वे हुआ है और न ही अचानक से हिंसा हुई है। संभल के शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सेकेंड राउंड का सर्वे होना था। सर्वे की कार्रवाई सुबह 7 बजे शुरू होनी थी। ये बात प्रशासन को भी पता थी और संभल के जामा मस्जिद के सदर जफर अली को भी मालूम थी। जफर अली को सर्वे की जानकारी प्रशासन ने लिखित तौर पर दी थी। जफर अली ने सर्वे का पर्चा खुद रिसीव किया था। जफर के साइन वाली कॉपी डीएम के पास मौजूद है। अब सवाल यह कि जफर अली ने सर्वे की बात खुद लीक की या फिर ये बात जफर अली से करवाई गई। अगर बात लीक करवाई गई है तो फिर किसने करवाई है? पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। पुलिस ने जफर अली से करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब किए। जफर के अलावा 7 दूसरे लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं हमारे साथ जफर साहब, वो मौजूद हैं। जफर साहब, कल पुलिस ने आपको डिटेन किया था, पूछताछ की थी पूरे दंगे को लेकर, क्या कुछ बात हुई? क्या कुछ पूछताछ में आप उनसे पूछो? वो जो मुझे यहाँ से मेरे निवास से ले गई थी पुलिस, वो उसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एतराज़ था। वो वहाँ उन्होंने मुझसे यही कहा कि आपने सीओ पर, एसडीएम पर कैसे इल्ज़ाम लगा दिए, किस तरह से इल्ज़ाम लगा दिए। तो मैंने उन्हें यही बताया कि जो मैंने देखा है वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। क्या देखा आपने? मैंने जो देखा था वो मैंने कल वो बता तो दिया सारा। मैंने बता दिया, पीसी में सारी बात बता दी है जो मैंने देखा था। और कुछ क्या पूछा उन्होंने? बस यही, उन्होंने ये कहा कि देखिए आप शहर के बहुत ईमानदार और शांति प्रिय आदमी हैं, आपके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई है इस तरह का आदमी जो आपने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैंने अपनी मर्जी से ये डिसीजन लिया है। जो मैंने देखा है, बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए मरने वालों को, और जो दोषी हैं एसडीएम और सीओ, इनको सजा मिलनी चाहिए। जफर अली से पुलिस जिस पीछे वाले आदमी के बारे में पूछ रही थी, वही इस दंगे का मास्टरमाइंड है। संभल के जितने वीडियो फुटेज सामने आए हैं, जितनी भीड़ नजर आई है, जिस तरीके से हथियार लाए गए थे, जिस तरीके से हिंसा हुई है, ऐसा संभल में पहले नहीं हुआ। यह अचानक भी नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए पूरे प्लान की जरूरत होती है। पुलिस सोर्सेज से जो इनपुट मिल रहा है उसके मुताबिक दंगाइयों को बुलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। उपद्रवियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बुलाया गया। मैसेज 1-2 नहीं बल्कि बल्क में भेजा गया है। एक बात तो हर कोई समझता है कि मैसेज भेजने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। किसी आम आदमी के बुलाने पर इतनी भीड़ नहीं आ सकती है। पुलिस एफआईआर में आरोपी नंबर जियाउर रहमान बर्क है। दूसरा आरोपी सुहेल इकबाल है, जो नवाब इकबाल का बेटा है। पुलिस एफआईआर में लिखा गया है कि सुहेल इकबाल हिंसा के वक्त ग्राउंड पर था, भीड़ के बीच मौजूद था। सुहेल इकबाल ने ही भीड़ को उकसाया था। भीड़ को उकसाने के लिए सुहेल इकबाल ने कहा था कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, तुम अपने मंसूबे पूरे करो। जो विधायक के बेटे थे उन्होंने भीड़ को यह कहा कि सांसद भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि भीड़ को उकसाया, इबादत की जगह पर किसी को नहीं आने देंगे, इस तरह की बातें कही गई, इस तरीके की बयानबाजी हुई, जिसके बाद भीड़ जो थी वो काफी उग्र हो गई और पुलिस के ऊपर न केवल पथराव किया गया बल्कि फायरिंग भी की गई। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा गया है और अब जो वीडियो कैमरे में जितने चेहरे, नकाबपोश चेहरे दर्ज हुए हैं, कैद हुए हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी इस वक्त
संभल पुलिस कर रही है। हमारी टीम ने इसका सच जानने के लिए सुहेल इकबाल से भी बात की और उनके पिता से भी। जब एफआईआर में लगे आरोपों पर सवाल पूछा गया तो सुहेल ने भी जियाउर रहमान बर्क वाली बात दोहरा दी। सुहेल इकबाल का दावा है कि वो हिंसा के वक्त ग्राउंड पर मौजूद नहीं था, वो संभल से बाहर था। मैं तो हैरान हुई इस एफआईआर की कॉपी को देखकर, आपने दिखाई मुझे। जहां मैं मौजूद नहीं हूं वहां वर्जन डाला जा रहा है किसी के द्वारा, कौन ऐसा ही है पता नहीं। तो और बिल्कुल झूठी बात रखी गई है। ना तो मैं वहाँ मौजूद था, ना ही जियाउर रहमान वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि वो बेंगलोर में थे, यहाँ पे प्रदेश में नहीं है वो। तो ये दोनों बातें झूठी हुई। और मंसूबे क्या है, देखिए सर्वे करने टीम आई, उनको जो सही लगा उन्होंने वो करा। उन्होंने वहाँ पर सबको बैरिकेटिंग कर दिया, सब किसी को आने नहीं दिया गया। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी जो भी हुई वो उन्हीं की वजह से हुई होगी। भाई जब आप जो है ना सुबह पहुँच जाओगे और तमाम गाड़ियाँ लश्कर पहुँचेगा तो चर्चा का विषय तो बनता ही है। अब वहाँ पे जो गलतफहमियाँ पुलिस को हुई हैं, क्यों हुई हैं, ये तो पता नहीं। जब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, कोई फ़ोटोज़ नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बाइट नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, तो हमारे ऊपर क्यों ये इल्ज़ाम लगाया गया? तो आपने ये वाक्य नहीं कहा कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, अपने मंसूबों को कामयाब करो। जब हमारी मुलाकात ही नहीं हुई तो हम किससे कहेंगे? और भी जो एफआईआर हुई हैं उसमें भी ये कहा गया जो भीड़ थी वो पुलिस वालों के हथियार छीन रही थी। एक सब इंस्पेक्टर की जो सर्विस पिस्टल थी वो छीनने की कोशिश की, जब उसने मजबूती से पकड़ ली तो उसका पिस्टल का बटन दबा के मैगजीन निकाल कर जो है भीड़ ले गई। इतनी चीज़ें मुझे न मैंने सुनी ना मैंने देखी। वो क्या बना रहे हैं कहानी, ये भी कहानी झूठी है, ये भी झूठी हो सकती है। जब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, जब वहाँ पे मैं जिया भाई मौजूद नहीं है, जब तो वहाँ पे उसकी एफआईआर हो सकती है, तो फिर तो वो कुछ भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। भाई आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, आरोप भी उसमें लिखे हुए हैं, आपने पढ़ लिए, देख लिए। अगला कदम क्या है? आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, पुलिस के पास जाके सरेंडर करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे या फिर गिरफ्तारी नहीं देंगे? इस बारे में हम अपने वकीलों से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। सहयोग हम अपनी आवाम के लिए सहयोग करा है, सहयोग करेंगे, सहयोग मांगेंगे भी। मेरी जैसे न जाने कितने लोग हैं जो हर वक्त इस संभल के लिए तैयार रहते हैं, तो मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ। अमन अमान कायम रहे, पहले हमारी पहल यही रहेगी कि अमन अमान कायम रहे। लेकिन सीधा सा सवाल है कि आप गिरफ्तारी देंगे या नहीं? हम अमन अमान कायम करने के लिए हर काम करेंगे। पुलिस के पास हिंसा से जुड़े वीडियो फुटेज भी है, हिंसा से जुड़े इनपुट और इंफॉर्मेशन भी है। पुलिस बस कड़ियों को जोड़ने का काम कर रही है। यकीन करिए, जो भी इस हिंसा का मास्टरमाइंड है, चाहे वो कहीं भी छिप जाए, यूपी पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं।